जो बोलेगा मिटा दिया जाएगा। शिवपुर की शुरुआत और संकट। सुबह का समय था। छोटे से कस्बे शिवपुर पर हल्की धुंध पसरी हुई थी। कच्ची सड़क के किनारे पीपल का पुराना पेड़ था और दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। आर्या रोज की तरह स्कूल जा रही थी। रास्ते में सब उसे जानते थे। तभी शिवपुर थाने के बाहर एक काली जीप आकर खड़ी हुई। जीप से एक आदमी उतरा, मोटी गर्दन, कड़क वर्दी और आंखों में घमंड। वो इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह था। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। अचानक आर्या के छोटे भाई अमन को थाने से फोन आया। आर्या को यकीन नहीं हुआ। थाने से कहा गया कि अमन को चोरी के शक में पकड़ा गया है। आर्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आर्या बिना कुछ सोचे थाने की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते की हर आवाज उसे और डरावनी लग रही थी। थाने के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे और वहां एक बदबूदार सन्नाटा पसरा था। एक कोने में अमन बैठा था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और आंखों में गहरा डर। आर्या उसे देखते ही चिल्ला पड़ी। उसका दिल जैसे फट गया हो। तभी इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह अपनी कुर्सी से उठा। उसकी चाल में घमंड साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे आर्या के पास आया। उसकी नजरें सवाल नहीं बल्कि चेतावनी दे रही थीं। आर्या ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी। वीरेंद्र सिंह बस मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कान बहुत डरावनी थी। उसकी नजर आर्या की सलवार पर गई और पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला कि विधायक का फोन है। वीरेंद्र सिंह का चेहरा बदल गया और अमन को छोड़ दिया गया। लेकिन जाते जाते वीरेंद्र सिंह ने आर्या के कान में कुछ कहा जिसकी आवाज जहर जैसी थी। उस रात आर्या सो नहीं पाई। उसकी आंखों में थाने की दीवारें घूमती रहीं। उसने अलमारी खोली और अपनी मां की पुरानी डायरी हाथ में ली। अब आर्या की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। सच की खोज और धोखा। सुबह का सूरज शिवपुर पर चढ़ चुका था, लेकिन आर्या अब पहले जैसी नहीं थी। आज भी उसने वही सलवार पहनी थी, लेकिन उसकी चाल में अब डर नहीं था। वो स्कूल जाने के बजाय कस्बे के पुराने हिस्से की तरफ मुड़ गई। वहां एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी थी जिसका दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर रमेश काका बैठे थे, जिनकी आंखों में थकान और सालों का अनुभव था। आर्या ने सीधे कहा, मुझे सच चाहिए, वीरेंद्र सिंह का सच। रमेश काका ने उसे चेतावनी दी कि सच भारी होता है, क्या वो उसे संभाल पाएगी? आर्या बोली, अब नहीं उठाया तो कुचल दी जाऊंगी। टेबल पर पुरानी फाइलें खुली जिनमें फर्जी एनकाउंटर और जमीन घोटालों का कच्चा चिट्ठा था। हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, वीरेंद्र सिंह। आर्या के हाथ कांप गए और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पूछा कि कोई कुछ करता क्यों नहीं, तो रमेश काका चुप रहे। दूसरी तरफ वीरेंद्र एक शराब के ठेके पर बैठा था और उसके सामने एक गरीब किसान खड़ा था। वीरेंद्र ने उसे धमकी दी, जमीन चाहिए वरना बेटा जेल जाएगा। रात को आर्या अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। उसने लैपटॉप पर वीडियो देखा जिसमें वीरेंद्र एक आदमी को बेरहमी से मार रहा था। आर्या की आंखें सख्त हो गईं। अगली सुबह आर्या डीएसपी ऑफिस पहुंची। उसका दिल तेज धड़क रहा था। डीएसपी ने वीडियो देखा और कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या जब ऑफिस से बाहर निकली तो उसे नहीं पता था कि डीएसपी ने पहली कॉल वीरेंद्र सिंह को ही की थी। रात को फिर से पुलिस की जीप आई और इस बार आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सिंह सामने खड़ा होकर जीत की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। हवालात का दरवाजा बंद हुआ और आर्या अकेली रह गई। तभी पास वाली कोठरी से एक आवाज आई। वहां से एक औरत बोली, मेरा नाम कविता है, मैं आईएएस हूं। जेल का सच और साहसी पलायन। जेल की रात लंबी होती है। सन्नाटे में सिर्फ सांसों की आवाज थी। आर्या सलाखों को पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे। सामने वाली कोठरी में कविता बैठी थी जिसकी आवाज में थकान थी। आर्या ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी और कविता चुपचाप सुनती रही। तभी कविता ने एक गहरा राज खोला। उसने कहा कि मेरे पति को एनकाउंटर में मारा गया। ये सुनकर आर्या सन्न रह गई। कविता बोली, ईमानदार अफसर यहीं पहुंचते हैं, जेल में।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले ही उनके बीच एक समझ बन गई। कविता ने एक छोटी चिप निकाली जिसमें पूरा कबूलनामा छिपा था। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह थाने में बैठा था और उसके चेहरे पर भारी गुस्सा था। उसने खौफनाक आदेश दिया, कल तक रमेश जिंदा नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। उसी रात अचानक एक फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर आया और जेल में हलचल मच गई। पुलिस की जीप चली और अंधेरे में सड़क गायब हो गई। अचानक रास्ते में एक धमाका हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आर्या ने पहली बार हिम्मत जुटाकर डंडा उठाया और एक सिपाही गिर पड़ा। चारों तरफ चीखें थीं और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकली। सुबह होते होते दोनों एक खंडहर में पहुंची। उनकी सांसें तेज थीं। आर्या ने अपने हाथ देखे, उन पर खून लगा था। कविता बोली, अब पीछे नहीं जा सकते। आर्या ने अपना दुपट्टा कस लिया। तभी फोन बजा और एक अनजान आवाज आई, वीरेंद्र सिर्फ एक मोहरा है। कॉल कट गई और दोनों समझ गईं कि यह खेल बहुत बड़ा है। प्रतिशोध की तैयारी और नया रूप। भोर की रोशनी निकली लेकिन जंगल अब भी खामोश था। आर्या ने पानी से अपना चेहरा धोया। अब उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। कविता ने कहा, अब लड़ाई खुले मैदान में नहीं होगी। उन्होंने अपना पहला निशाना चुना, थाने का मुंशी, जो सिस्टम की रीढ़ था। आर्या ने सादी सलवार पहनी और अपना सिर दुपट्टे से ढक लिया। थाने के बाहर पहुंचकर वो रुकी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अंदर मुंशी अपनी कुर्सी पर पान चबाता बैठा था और उसके चेहरे पर घमंड था। आर्या ने धीरे से कहा, मदद चाहिए, जिसे सुनकर मुंशी मुस्कुराया। तभी मौका पाकर फाइल खुली और नाम, तारीख, झूठ सब बाहर आ गया। अचानक एक सिपाही कमरे में आया और आर्या की सांसें रुक गईं। पर आर्या चालाकी से भीड़ में घुल गई और थाने की सीढ़ियां उतर गई। कविता ने सारा डेटा लैपटॉप में डाल दिया। अब सच जिंदा था। जब वीरेंद्र को यह खबर मिली तो उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। वो चिल्लाकर बोला, जो भी बोलेगा मिटा दिया जाएगा। भीड़ में आर्या खड़ी होकर यह सब देख रही थी और उसकी आंखों में आग थी। कविता बोली, अब जनता बोलेगी। उन्होंने रमेश काका को कॉल किया। दूसरी तरफ सन्नाटा था, पर रमेश काका ने हिम्मत दिखाई और बोले, अब डर खत्म। शाम ढल रही थी और शहर को आने वाले तूफान का पता नहीं था। आर्या ने अपना दुपट्टा कस लिया। अब वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक योद्धा थी। शिवपुर की गलियों में अब इंसाफ की घंटी नहीं, इनकलाब का शोर सुनाई देगा। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जिसे सुनने की हिम्मत खुद सिस्टम में नहीं है? शहर की खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत है। आर्या और कविता ने शतरंज की बिसात बिछा दी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस अनजान आवाज ने उन्हें आगाह किया था वो दोस्त है या वीरेंद्र सिंह से भी खतरनाक कोई दुश्मन। क्या रमेश काका की चुप्पी के पीछे कोई खौफनाक राज छिपा है? देखिए अगले भाग में, शतरंज का असली खिलाड़ी कौन?